जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 21 जून 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स में। और आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया है। इसमें भारत की क्या रैंक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी इंडेक्स यहाँ पे जारी किया है। तो भारत की रैंक यहाँ पे 71 है। भारत 71वें स्थान पर है। आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है क्या, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बोलते किसे हैं। तो उस रिपोर्ट का नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। इसका यह मतलब है कि कोई देश कितनी जल्दी अपनी कन्वेंशनल, जैसे वो कोयला का यूज कर रहा था, पेट्रोल का यूज कर रहा था, और वो कितनी जल्दी सोलर यानी सौर ऊर्जा या फिर जियोथर्मल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पे काम कर रहा है। तो भारत इसमें 71वें स्थान पर है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इस इंडेक्स में पता चलता है कि कोई देश कितनी सफलता से पारंपरिक ऊर्जा कोयला पेट्रोल से ग्रीन एनर्जी, जो कि जिससे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं, या वाटर का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, वो हम यहाँ पे बोलते हैं। अब इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 118 देश शामिल है। भारत की रैंक इसमें 71 है। पिछले साल हम और अच्छे स्थान पे थे, 63। इस बार हमारा यहाँ पे लगभग 8 प्लेस हम यहाँ पे पीछे चले गए हैं। इस पे टॉप पे देश कौन सा है? स्वीडन है। दूसरे नंबर पे फिनलैंड है। तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। और चौथे पे नॉर्वे, पांचवें पे स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे चाइना की बात करें तो 12 नंबर पे चाइना, देखिए विंड एनर्जी बहुत अच्छे से यूज कर रहा है, सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है चाइना। अमेरिका यहाँ पे 17th प्लेस पर है, ठीक है। और सबसे अंतिम स्थान पे कॉन्गो है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च दी प्रतिभा सेतु पोर्टल? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉन्च किया है। तो अब ये प्रतिभा सेतु पोर्टल क्यों लॉन्च किया, क्या कारण, मैं समझाता हूं। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है, बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएससी में फाइनल तक पहुंच जाते हैं लेकिन मेरिट आउट हो जाते हैं, इंटरव्यू में उनका चयन नहीं होता है। तो अब उनका क्या होगा? उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तो यूपीएससी ने सोचा कि हम उनको भी मौका देंगे प्राइवेट कंपनी में, या फिर हम खुद अपॉइंट करेंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स को नौकरी का यहाँ पे अवसर दिया जाएगा जो यूपीएससी की परीक्षा पास तो करते लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी ने इसे स्टार्ट किया है, प्रतिभा सेतु पोर्टल, ठीक है। तो इस पोर्टल के माध्यम से जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ठीक है, तो वहां पर आप यहाँ पे लॉगिन करके अकाउंट यहाँ पे बनाएंगी और वो प्राइवेट कंपनियां इनको यहाँ पर अपने साथ रखेंगी, या फिर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे इनको यूज़ करेंगी, क्योंकि प्रतिभाशाली तो तभी तो यूपीएससी यहाँ पे क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में पहले से इसका वर्णन है और आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में बताया गया है। तो ये 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित हुआ था, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों, भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ए ग्रेड के लेवल के, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारे यूपीएससी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करता है और इसमें यहाँ पे वो सिलेक्ट करता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार, ठीक है। डीओपीटी जो होता है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग देता है, लेकिन इनका काम केवल चयन करने का है। और इनके जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार साहब, तो इनकी अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। क्लियर है? कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। 65 साल जो रिटायरमेंट हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। अगला है, भारत और किस देश ने एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? इंडिया और कौन सा कंट्री है जिन्होंने हाई कमिश्नर्स अपने अपनी राजधानियों में बोला है कि हम यहाँ पे आप रखिए, हम अपने, आप दिल्ली में भेजिए, हम कनाडा में भेजते हैं, ठीक है, ओटावा में भेजते हैं। तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, बहुत खराब रिश्ते चल रहे थे, और भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि भारत जो है वो कनाडा के लोगों को मार रहा है, और भारत के ऊपर बहुत गलत गलत आरोप लगाए थे कनाडा ने। जब वहाँ पे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो थे, कौन थे कनाडा के? मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताइए कौन थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
तो 2023 में दोस्तों कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी अलगाववादी जो हरदीप सिंह निज्जर है उसकी हत्या हो गई थी, तो यहाँ पे कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारत इसमें शामिल है, और फिर लगातार भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए। दोनों ने फैसला किया कि हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, हमारे जो डिप्लोमेट हैं, हम उनको एक दूसरे के देश में नहीं रखेंगे, हम उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं, और हमारा पूरा जो भारत और कनाडा का रिश्ता था बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। अभी रिसेंटली में हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कनाडा गए थे G7 की यात्रा के दौरान, तो वापस से रिश्ते बहाल हुए हैं। कनाडा के जब से नए पीएम आए हैं, ठीक है, तो जस्टिन ट्रूडो उस समय यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने बहुत ही गलत रुख अपनाया था भारत के प्रति, और फिर इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। अभी रिसेंटली में दोस्तों 3 देशों की यात्रा हमारे प्राइम मिनिस्टर करने गए, वो साइप्रस है, क्रोएशिया है और कनाडा है। तो उसी दौरान ये कनाडा के जो नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी उनसे मुलाकात करी। दोनों देशों ने कहा है कि हम दोनों मिलकर के अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे के कैपिटल्स में यहाँ पे एम्बेसडर हाई कमिश्नर को वापस से बहाल करेंगे। अब कनाडा कहाँ पर है, तो कनाडा की लोकेशन को आप देख लीजिए, ये कनाडा है, आप यहाँ पे कनाडा देखो, ठीक है। तो कनाडा जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला देश है, तट रेखा वाला यहाँ पे देश है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, और यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो कैनेडियन डॉलर है, और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, और पहले नंबर पे रशिया आता है, ठीक है। और कोस्ट लाइन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट झीलें भी हैं, सुपीरियर, हुरे, ग्रेट स्लेक लेक और एरी झील कनाडा में है, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4, गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गूगल कहाँ पे पहला एशिया पैसिफिक हब स्थापित करने जा रहा है? तो ये हैदराबाद में स्थापित करने जा रहा है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थापित करने जा रहा है एशिया पैसिफिक हब, और इसका नाम रखा है GSEC, यानी गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो गूगल क्या करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ साइबर अटैक होता है और स्कैमर्स अटैक करते हैं, तो यहाँ पे उनको भी ये बचाएगा, ठीक है। तो गूगल क्या करने जा रहा है, एक हब यहाँ पे बनाएगा, जिससे कि कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इनको इन्फॉर्म करेंगे या ये डायरेक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास भी यहीं पर होगा कि AI ऐसा बनाया जाएगा जो कि यहाँ पर जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। अब बात करें गूगल की, तो गूगल 1998 4 सितंबर को स्थापित हुआ था। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलर सर्च इंजन है। गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, क्या नाम है इनका? सुंदर पिचाई नाम है। अगला है, भारत सरकार ने सिकल सेल रोग की नई दवा विकसित करने के लिए कितनी राशि का पुरस्कार देने की घोषणा करी है? कि जो भी सिकल सेल का ड्रग बनाएगा हम उसको यहाँ पे प्राइज मनी देंगे। तो 10 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार देने जा रही है, 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब आप समझो कि सिकल सेल कैसी बीमारी होती है कि जो RBC का शेप होता है वो ऐसे तो अंडाकार होता है, लेकिन इस प्रकार हंसिए जैसा शेप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होना कम हो जाता है और उसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम सिकल सेल को खत्म करेंगे। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सिकल सेल लोगों में ना हो, इसके लिए वो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए का प्राइज भी दे रही है कि सिकल सेल रोग के लिए हम दवा डेवलप करें, और इस पुरस्कार का नाम रखा गया बिरसा मुंडा पुरस्कार, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? 2047 तक सिकल सेल जो कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया को हमें खत्म करना है, हमें उसको कम करना है, हमारा टारगेट है। देखो सिकल सेल जो बीमारी है एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो RBC वैसे गोल आकार की होती है, लेकिन ये हंसिए जैसी हो जाती है, इसे हम सिकल सेल कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ही कठोर हो जाती, हार्ड हो जाती, चिपचिपी हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो उतनी अच्छे से नहीं हो पाता, और जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपकी तो मौत हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6, डसॉल्ट एविएशन का फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट भारत में कहां पे बनाया जाएगा?
वेयर विल बी डसॉल्ट एविएशन फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट विल बी बिल्ट, तो कहां पे ये बनाया जाएगा, तो ये आप देखिए ये बनाया जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पे बनाया जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में इसे यहां पे बनाया जाएगा। तो डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, तो ये फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट भारत में बनाने जा रही है महाराष्ट्र के नागपुर में। वहां पे मिहान एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पे इसे तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जेट आप देख सकते हैं खासकर बिजनेसमैन क्लास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण होगा, तो निर्माण कौन करेगा, डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड। अभी यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है रिलायंस की और डसॉल्ट की, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की है और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड भारत का है। तो दोनों ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है और ये एग्जीक्यूटिव जेट बनाएंगे और भारत के ज़रूरतमंदों को तो मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया के अनेक देशों में बेचेंगे भी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 का निर्माण होगा और भारत में होगा, ठीक है, नागपुर में। तो यह एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट है, मॉडल है फाल्कन 2000 LXS, ठीक है। और इसका यूज जो होगा वो कॉर्पोरेट ट्रैवल के लिए होगा और इंटरनेशनल बिजनेस फ्लाइट होंगी, VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो भारत में बना पहला फाल्कन 2000 LXS जेट जो है कब तक अवेलेबल हो जाएगा, 2028 तक इसे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला सवाल है, सबसे तेज बिजली उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में सबसे फास्टेस्ट कंट्री कौन सा बन गया है, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में यहां पे हमारा नंबर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे वैसे चाइना है और दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। तो 2024 में बिजली के उत्पादन के लिए हम यहाँ पे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 83% इन्वेस्टमेंट हमारा क्लीन एनर्जी पर हुआ है। क्लीन एनर्जी मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो जो वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है उन पे हमारा यहाँ पे हुआ है, तो हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पे सौर ऊर्जा पे इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, ठीक है। अब क्यों बढ़ा बिजली का उत्पादन, क्या कारण है, लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है। आप देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और शहरी क्षेत्र बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बन रहे हैं, तो उन उद्योगों को बिजली सप्लाई चाहिए, ठीक है। घरों में क्या हो रहा है कि AC इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों को बिजली की सप्लाई चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्षेत्रों की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर, यूपी में संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कितने नए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यूपी में जो 2 रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो कि क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए काम किया जाएगा, जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी जो जीव हैं जो संकटग्रस्त हैं उनके संरक्षण के लिए 2 नए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर होता क्या है, तो ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे कोई भी जानवर अगर वो इंजर्ड हो गया है, अगर वो बीमार है, तो उसका यहाँ पे इलाज करना या देखभाल करना है, तो वापस से उसको नेचुरल प्राकृतिक जीवन में लौटाने की जो यहाँ पे काम किया जाता है उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने आसपास नाम सुना होगा, जब कोई बहुत ज़्यादा नशा का सेवन करता है, ड्रग्स का सेवन करता है, तो उससे भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है जहाँ पे उसका नशा छुड़ाया जाता है। तो ऐसे जानवरों को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका देखभाल किया जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में। तो गैंडे और बहुत सारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं तो उनको नेचुरल हैबिटेट में यहाँ पे निगरानी की व्यवस्था पूरी करी जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पर लगातार उनका अवैध शिकार होता है, अंगों का व्यापार होता है, उसको भी रोकने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के, यही ध्यान में रखिएगा, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो भारत नेपाल की बाउंड्री के पास, और 1977 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, PGI 2023-24 की रिपोर्ट पेश की गई, सबसे अधिक अंक किसको प्राप्त हुआ है, तो PGI ग्रेडिंग इंडेक्स में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। अभी कैसा इंडेक्स है आइए जानते हैं। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है
ये हमारी किस प्रकार से स्कूल के एजुकेशन सिस्टम, हमारी कैसे स्कूल की शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो इस इंडेक्स से हमें पता चलता है, इवेल्युएट हम कर सकते हैं। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्रालय के संभाल रहे हैं, तो राज्य जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी में किस प्रकार से यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय से यहाँ पे तैयार करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एजुकेशन में कितनी क्वालिटी है, कितनी पहुंच है, कितनी यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है और कितनी यहाँ पे इक्वलिटी है, इन सभी पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो जो पीजीआई इंडेक्स है, तो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ध्यान में रखिएगा, नेशनल इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च किया गया था, तो उसी के अनुरूप इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में अभी यहाँ पर मूल्यांकन जारी किया है। चंडीगढ़ टॉप में है, इसके बाद पंजाब है और थर्ड प्लेस पे दिल्ली को स्थान दिया गया है। सबसे कम स्कोर वाला मेघालय है, जिसका स्कोर 417.9 है। अगला सवाल है, भारत पहली बार किस टेनिस टूर्नामेंट में प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत पहली बार कौन सा टूर्नामेंट का प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? टेनिस टूर्नामेंट है, तो इसका नाम है बिली जीन किंग कप। क्या नाम है इसका? बिली जीन किंग कप नाम है। तो भारत इसकी पहली बार मेजबानी करने जा रहा है, 14 से लेकर 16 नवंबर को होगा और जगह है SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम, जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो भारत जो है ग्रुप जी की मेजबानी करेगा, जिसमें स्लोवानिया और नीदरलैंड को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो साथियों भारत ने पुणे में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था और कोरिया को हराया था और प्ले ऑफ में इन्होंने जगह बनाई थी। तो दोस्तों ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब भारत ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। 2021 में लतविया में पहली बार इन्होंने क्वालिफाइंग मैच खेला था, जीते थे। अब बात करते हैं बिली जीन किंग कप के बारे में। तो बिली जीन किंग कप जो है एक विमेंस टेनिस टूर्नामेंट, महिलाओं का ये टेनिस टूर्नामेंट जो कब स्टार्ट हुआ था? 1963 में स्टार्ट हुआ था। इसे पहले फेड कप भी कहा जाता था। 2020 में इसका नाम चेंज हो गया और अमेरिका की जो टेनिस खिलाड़ी हैं, ये देख रहे हैं आप, तो इनके सम्मान में बिली जीन की रखा गया और यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो साथियों आज 21 जून है और हम सबको योगा करना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले सुबह तो आपको टाइम निकालना चाहिए और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को योगा दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस बार 11th एडिशन हो रहा है। 2014 में भारत ने प्रस्ताव रखा था, 2015 से इसको मनाने की शुरुआत करी गई है और यूनाइटेड नेशन ने भारत की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था। इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का। इसका जो प्रमुख आयोजन हो रहा है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में हो रहा है। ठीक है, तो 21 जून 2015 से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना भाषण दिया था और इसको मनाने का प्रस्ताव रखा था। आज पूरी दुनिया योगा कर रही है। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA, इन्होंने बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के तारे A980 की खोज करी। उसमें किस धातु तत्व की अत्यधिक मात्रा पाई गई है? तो एक नया तारा है जो जिसका नाम है A980, इसमें जर्मेनियम पाया गया है। इसमें क्या पाया गया है? जर्मेनियम पाया गया है। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया है, इनके साइंटिस्ट ने A980 में जर्मेनियम नाम का धातु तत्व यहाँ पे खोजा है। ठीक है, तो इस खोज में जो लद्दाख में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, एक हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और हानले HL स्पेक्ट्रोग्राफ है, तो इसका यहाँ पे उपयोग किया गया और इससे हमें पता चला, हमें यहाँ पे वहाँ पे जर्मेनियम का पता चला इस तारे में। ठीक है, तो जर्मेनियम कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये जो जर्मेनियम है आप यहाँ पर देखो पीरियोडिक टेबल में, ये 14 नंबर का आप यहाँ पर देखो, जो ग्रुप नंबर 14 है, यहाँ पे सिलिकॉन है और यहाँ पे टीन है, इसके ठीक बीच में आपको जर्मेनियम देखने को मिलेगा।
तो इसका परमाणु संख्या 32 होता है और इसका केमिकल सिंबल Ge होता है। सिलिकॉन और टिन के बीच में होगा ग्रुप नंबर 14 में पीरियोडिक टेबल में। दोस्तों यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अब साथियों यहाँ पे RRR पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे मई महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो मई में प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, पढ़ा चुका हूं। सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय किस देश की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया है? तो तुर्की ने जब पाकिस्तान का साथ दिया था तो हमने यहाँ पर ये एक्शन लिया था और हमने यहाँ पर तुर्की से संबंध तोड़ दिए थे। अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए भारत का हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक लॉन्च किया है? इसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। पुष्करालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पुष्करालू उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर किस स्थान पे चलाया गया था? तो ये त्राल पे चलाया गया था। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नासा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है प्यारे साथियों, 20 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े थे उन सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये ऑपरेशन सिंधु है। कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। सिप्री की एक एनुअल रिपोर्ट पेश की गई। भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो भारत में 180 परमाणु हथियारों की संख्या है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। किस हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बनाया है? तो महाराष्ट्र ने इसको बनाया। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट कौन है? तो इनका नाम है अनंता चंद्र कासन। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन सा देश रिंडर पेस्ट वायरस नियंत्रण के लिए एक वैश्विक विशिष्ट समूह में शामिल हुआ है? भारत को शामिल किया गया है। एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को जूरी सम्मान दिया गया है? तो देसी ऊन को दिया गया है। मारुति चित्तमपल्ली का निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? आरण्य ऋषि कहा जाता है। क्यूएस वर्ल्ड सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा संस्थान है? ये एमआईटी है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। एक प्रश्न आपके लिए, एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है। प्यारे साथियों, जितने भी नए छात्र हैं जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए जानकारी, रोज हमारे साथ 200 से 300 नए छात्र जुड़ते हैं, उनको सूचना देना मेरी जिम्मेदारी है। ये 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। ठीक है, तो 11 विषय केवल 699 में आपके लिए उपलब्ध है। समर 600 कूपन कोड यूज करना। कोर्स की वैलिडिटी 3 साल है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। एनसीए मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। डेली क्लास आपकी होगी। अभी मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कल की क्लास नहीं ले पाया। आज आपकी क्लास होगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, डेली फ्री टेस्ट लगाइए, ई बुक्स हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आप यहाँ पे जा करके एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे जाके जाइएगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में और समर 600 कूपन कोड यूज़ करिएगा। ये सारे विषय आपको मैं पढ़ाऊंगा केवल 699 में। और साथियों 1000 अगर आपको 1 ईयर 1000 टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए पूरे साल की, तो आपको मिल जाएगी यहीं पे। स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगी। 2024-2025 की आपको पूरा 12 महीने का पैकेज मिलेगा। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, कोर्सेस हैं। साथियों स्टैटिक जीके की बुक हमने लॉन्च करी है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है आपके लिए। तो आप हमारे वेबसाइट अमेजन से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट पास है, 4000 प्लस टेस्ट आप टेस्ट पास पे कर सकते हैं। और 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज है। मंथली करंट अफेयर्स है। आज हमने जनवरी से जून 6 महीने की ई बुक भी हमने लॉन्च करी है, वो आपको एप्लीकेशन पे ई बुक्स में जा कर के मिल जाएगी।
मई महीने की करंट अफेयर्स की मंथली बुक्स भी हमने लॉन्च करी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए। 10 मिनट किंग सीरीज शाम को 4 बजे कैरियर विल पे होता है आपके चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पे, सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, पढ़ते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।